गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक सिंचाई को डिस्कस करेंगे। सिंचाई क्या होती है, खेतों में सिंचाई कैसे की जाती है, या फिर पहले सिंचाई खेतों में कैसे करते थे, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे सिंचाई कैसे की जाती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी जीव है, जो जीवन जीता है, उस हर जीव को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। इसका मतलब क्या है? पौधे में जो वृद्धि होती है उसके लिए भी जल की जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। और जो पौधे में परिवर्धन होता है, परिवर्धन से अभिप्राय है जो भी पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती है, कभी कम या कभी ज़्यादा, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा, ऐसे नहीं होता। एक निश्चित अनुपात में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। तो पौधे की वृद्धि और उसका जो परिवर्धन होता है उसके विकास में भी क्या होता है? हमें जल की विशेष महत्ता होती है, जल की जरूरत होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जल को ग्रहण करती हैं और फिर उस पानी को कहाँ तक पहुँचाती है? पौधों के दूसरे भागों तक पहुँचाती हैं। पौधों की जड़ें जल के साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण करती हैं, यानी कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो सिर्फ जल का अवशोषण नहीं करती, जल ही पौधे के अन्य भागों तक नहीं भेजती, बल्कि जो खनिज होते हैं मिट्टी के अंदर, उन खनिजों को और जो उर्वरक पदार्थ होते हैं उन उर्वरकों को भी अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है और फिर क्या करती है? उसको पौधों को दे देती है ताकि पौधे वृद्धि कर सके। पौधों में 90% यानी कि 90% जल होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनका कितना प्रतिशत भाग जल होता है, यानी कि पौधे का कितना भाग जल से बना होता है, तो वो होता है 90%, 90%। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। और जल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मान लो हमें बीजों का अंकुरण करना है, बीजों को बोना है, तो बीज कभी भी शुष्क अवस्था में, यानी कि जहाँ पे पानी ना हो, ऐसी जगह पर बीज कभी भी उगते नहीं हैं। इसलिए बीजों के अंकुरण के लिए हमें शुष्क नहीं, गीली जगह की जरूरत होती है। यही कारण है कि जो बीजों का अंकुरण करने के लिए हमें शुष्क नहीं बल्कि गीली मिट्टी यानी कि पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की ही आवश्यकता पड़ेगी। जल के बिना बीजों का अंकुरण संभव नहीं है। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत कौन से होते हैं? कुएं, जलकूप या फिर आप इसे कह सकते हो नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर आदि, ये सब के सब सिंचाई के स्रोत हैं। इनकी ही मदद से हम लोग क्या करते हैं? अपने खेतों को, अपनी कृषि को सिंचाई करते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी कि जो पहले के समय में सिंचाई कैसे की जाती थी वो तरीके कौन से थे, उनको डिस्कस करेंगे। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। यानी कि जो कुएं होते हैं, जो झीलें होती हैं, जो नहरें होती हैं जिनमें कि पानी होता है, वहाँ से पानी निकाला जाता है और उस पानी को क्या किया जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अपने खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वहाँ के क्षेत्र अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे जो पानी देने का तरीका है वो भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। क्योंकि हर जमीन पे पानी का तरीका अलग होता है। कहीं की ज़मीन समतल होती है तो कोई ज़मीन असमतल होती है, तो कहीं भी क्या होता है? सेम तरीके अपनाए नहीं जाते। हर जगह पर तरीकों को थोड़ा सा चेंज करके अपनाया जाता है। तो यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो सिंचाई वगैरह की जाती है वो किसके द्वारा करवाते हैं किसान लोग? वो मवेशियों के द्वारा करवाते हैं और मजदूरों के द्वारा करवाते हैं। मवेशी क्या होते हैं? मवेशी ऐसे लोग होते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं
लेकिन नौकरी या काम की तलाश में किसी दूसरी जगह पर आकर रहने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हम मवेशी कहते हैं। और मजदूर क्या होते हैं, जो उसी स्थान के होते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण दूसरों के साथ काम करते हैं, दूसरों के नीचे काम करते हैं, उन्हें हम मजदूर कहते हैं। मवेशी व मजदूर सस्ते होते हैं। मवेशी और जो मजदूर वे सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि मवेशी क्या होते हैं, कहीं दूसरी जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास पहले से ही पैसों की कमी है, इसलिए वो थोड़े पैसे मिलने पर भी काम कर लेते हैं। और मजदूरों के पास भी क्योंकि पैसों की कमी होने के कारण वो क्या करते हैं, थोड़े पैसों में काम कर लेते हैं, इसलिए किसानों को ये थोड़े से सस्ते में मिल जाते हैं। इनको इस काम की समझ कम होती है। और एक इनका सस्ता होने का कारण क्या होता है कि इनको सिंचाई की समझ कम होती है, इनको नहीं पता कैसे काम करना है। ये तो बस अपने किसान की सुनते हैं, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे करते रहते हैं। तो समझ की कमी होना और पैसों की कमी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण इन्होंने इनको क्या किया हुआ है, सस्ता बना रखा है। पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? मोट यानी कि घिरनी, नंबर 2 चेन पंप, नंबर 3 ढेकली, नंबर 4 रहट यानी कि उत्तोलक तंत्र। ये वो तरीके हैं जो कि पारंपरिक तरीकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये है हमारा पहला तरीका जो कि पारंपरिक तरीका है, मोट। इसमें क्या होता है, ये कुएं, ये जो हमारा क्या होता है, कुआं होता है, इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। जो ये हमारा मवेशी है या जो मजदूर है वो क्या करता है, इस कुएं में इस रस्सी की सहायता से क्या करता है, पानी के बर्तन में पानी कुएं के अंदर से बाहर खींचता है और उस पानी को कहाँ डालता है, जो रास्ता उन्होंने खेत के लिए बनाया होता है उस रास्ते पे डालता रहता है। जैसे जैसे पानी यहाँ पे डलता है, पानी अपना रास्ता लेता है और कहाँ पे चला जाता है, खेत के अंदर जाता है, जिससे क्या होती है, सिंचाई होती है। तो ये कौन सा तरीका है, यह मोट का तरीका है, मोट से सिंचाई करना। अब सेकंड जो हमारा पारंपरिक तरीका है वो क्या है, चेन पंप का तरीका। कौन सा है, चेन पंप। इसमें ये क्या होती है, ये हमारा पंप होता है और ये इसके साथ चेन के साथ एक चक्कर यहाँ पे होता है जिसके साथ ये पानी का बर्तन जुड़ा होता है। अब जब ये चेन खींची जाती है तो ये पानी का बर्तन इस चक्कर के साथ घूमते हुए पानी भरकर ऊपर लाता है और जब ऊपर लाके बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो पानी का बर्तन नीचे की तरफ खुलता है और पानी सारा का सारा कहाँ पे आता है, पंप के अंदर आ जाता है और पंप में से पानी सीधा नीचे खेत में चला जाता है। तो इस विधि से पहले क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। फिर जो तीसरा तरीका होता था वो होता था ढेकली का। पारंपरिक तीसरा तरीका क्या था, ढेकली का था। इसमें भी क्या होता था, एक कुआं होता था, कुएं को ऐसे ही एक रस्सी के साथ या किसी लकड़ी के साथ बांधा जाता था, जहाँ पे क्या होता था, रस्सी के साथ पानी का बर्तन यानी बाल्टी को जोड़ा जाता था और मवेशी इस बाल्टी को पानी से भरकर बाहर खींचते थे और क्या करते थे, खेत में सिंचाई करते थे। तो ये क्या है, ढेकली मेथड। और फिर इससे अलग और कौन सा मेथड यूज़ किया जाता था पारंपरिक तरीकों में, ये है हमारा रहट का मेथड। इसमें क्या होता था, हम पशु का प्रयोग करते थे। जैसे कि ये क्या, हमारे पास बैल, इस बैल को यहाँ पे ये इसके साथ इस लकड़ी के साथ जोड़ दिया जाता था और इस लकड़ी को बैल की गर्दन पे रखते थे। तो जैसे जैसे बैल घूमता था, बैल ऐसे ऐसे घूमता जाता था, जैसे जैसे घूमता था लकड़ी भी साथ साथ घूमती थी और लकड़ी के घूमने से जो इस चक्कर के ऊपर पानी के बर्तन लगे हुए हैं, ये चक्कर ये क्या करते थे, पानी के बर्तन भरते जाते और ऊपर जाकर नीचे गिरते रहते। तो इस तरह से पानी क्या कहाँ जाता था, नीचे खेतों में चला जाता था। तो ये था अगला सिंचाई का जो कि हम पारंपरिक तरीकों में गिनते हैं, जिसे हम रहट के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी होती हैं। ये वो विधियां हैं जो आज के समय में हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारा है छिड़काव तंत्र, यानी कि हम किसका प्रयोग करते हैं, छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं, छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि यानी कि ऐसी भूमि जो समतल नहीं है, एक समान नहीं है, ऐसी जगह पर करते हैं हम छिड़काव तंत्र का प्रयोग। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल की मात्रा कम होती है और इस भूमि पे जल की मात्रा जो होती है वो कम होती है, इसीलिए हम यहाँ पे छिड़काव तंत्र का प्रयोग, छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे इसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा पाइपें होती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा पाइपें क्या होती है, एक मेन पाइप से जुड़ी होती हैं और इस मेन पाइप में ये जो ज़्यादा पाइपें हैं, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इन पे एक घूमने वाला नोजल लगा होता है। ये क्या करता है, नोजल घूमता रहता है और घूम घूम कर ही इसमें से क्या होगा, पानी
निकलता रहता है। तो नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? घूमने वाले नोजल, यानी कि ये हमेशा घूमते रहते हैं चारों तरफ। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, यानी कि जो ये जो कई सारे पाइप होते हैं, ये कई सारे पाइप किसी एक यानी कि एक मुख्य पाइप के साथ क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। हम पंप की सहायता से क्या करते हैं? पंप में से पानी मुख्य पाइप में भेजते हैं और मुख्य पाइप में से जो दूसरी पाइपें उसके साथ जुड़ी होती हैं उसमें पानी जाता है और फिर पानी नोजल तक पहुंचता है जो कि ऊपर घूम रहा होता है। उस नोजल में से पानी निकलकर क्या कर देता है? सिंचाई करता है। घूमते हुए नोजल से पानी बाहर निकलता है। कहाँ से पानी बाहर निकलता है? घूमते हुए नोजल में से पानी बाहर निकलता है। इससे पौधों पर बारिश के रूप में छिड़काव होता है, यानी कि ये जो विधि है ये किस रूप में सिंचाई करती है? बारिश के रूप में। ऐसा लगता है जैसे बारिश आ रही हो, बारिश के रूप में पानी गिरता है पौधों के ऊपर। कहाँ से गिरता है? घूमते हुए नोजल में से। ऐसे छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती व अन्य फसलों में करते हैं, यानी कि लॉन में, कॉफ़ी की खेती व अन्य फसलों में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो हमारी विधि है, हमारा तंत्र है, वो है ड्रिप तंत्र। कौन सा तंत्र? ड्रिप तंत्र। इस तंत्र में पानी बूंद बूंद करके, मतलब एक बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद, कैसे? बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर। कहाँ पे गिरता है? ये बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और क्योंकि ये पौधों की जड़ों में गिरता है और बूंद बूंद करके गिरता है, यही कारण है कि हम इसे कौन सा तंत्र कहते हैं? कौन सी विधि कहते हैं? ड्रिप तंत्र या फिर ड्रिप विधि कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जो ड्रिप तंत्र है ये क्या है? फलदार पौधों या फिर बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सबसे अच्छा यानी कि सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? बूंद बूंद करके, यानी कि एक एक बूंद प्राप्त होती है। इस विधि में जल व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि पानी सिर्फ एक एक बूंद के रूप में गिरता है और सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है। इसी कारण क्या होता है? यहाँ पे पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। जितना भी पानी निकलता है सारा का सारा फसल में अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है, यूज हो जाता है। अतः यह विधि जल की कमी होने वाले क्षेत्रों के लिए वरदान विधि है। इसलिए हम इस विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं ताकि बूंद बूंद करके हमारी फसलों की सिंचाई भी हो सके और पानी भी कम से कम व्यर्थ जाए। व्यर्थ तो खैर यहाँ पे जाता ही नहीं है, तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये है हमारे छिड़काव तंत्र की पिक्चर। ये देखिए, ये कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक मोटर लगी होती है। यहाँ पे ये क्या होती है? हमारी मेन पाइप होती है। क्या होती है? मेन पाइप होती है। इस मेन पाइप से ये देखो छोटी छोटी बहुत सारी पाइपें जुड़ी हुई होती हैं और इन सब के ऊपर ये क्या लगा होता है? नोजल लगा होता है, जो क्या करता है? घूमता ही रहता है और घूमते घूमते इसमें से क्या निकलता रहता है? पानी निकलता है, जो कि क्या करता है? हमारे फसल की सिंचाई करता है। तो ये कौन सी विधि है? छिड़काव तंत्र, जो कि हमारी आधुनिक विधि है। अब जो दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में कैसे होता है? उसमें भी हमारा एक कुआं होता है जिसके ऊपर मोटर लगी होती है ताकि पानी कुएं के अंदर से बाहर निकाला जाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन हमारी क्या होती है? पाइप लगी होती है और इसमें से क्या होता है? बूंद बूंद करके फसल को क्या किया जाता है? एक एक बूंद करके फसल को पानी दिया जाता है और सीधा पानी जो हमारी फसल है उसकी जड़ में जाता है, जिससे पानी व्यर्थ नहीं होता। तो ये कौन सी विधि है? ये है हमारी ड्रिप तंत्र की विधि। तो आज का हमारा ये टॉपिक बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।